नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज 11 स्पेशल में हम बात करने वाले हैं आज के विशेष दिन की। और आज विशेष दिन इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के घाटशिला में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ लोगों को याद आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास का कागज भी नहीं आता है। अब उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ये पूरे रिपोर्ट के जरिए समझिए और भी आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुछ पैनल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे इन पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का प्रहार। पीएम ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी। जेएमएम ने सेना की जमीन हड़पी। आरजेडी ने नौकरी के नाम पर जमीन छीनी। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनने नहीं दे रही झारखंड सरकार। कांग्रेस को आदिवासियों से नफरत। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में पीएम मोदी ने चुनावी सभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड का नाम सुनते ही एक दृश्य सामने आता है, नोटों का पहाड़। झारखंड को लूटकर कांग्रेस और जेएमएम वालों ने अपने घर में काली कमाई का अंबार लगा रखा है। आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा। झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड? अच्छा, वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अनगिनत घोटाले किए हैं। कांग्रेस ने लूट का रिकॉर्ड बनाया है। आरजेडी ने नौकरी के नाम पर गरीबों से जमीन छीन ली। जेएमएम ने भी गरीबों और सेना की जमीन हड़पी। झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी। सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहन, ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये है ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे की भाषा नक्सलियों की भाषा है। मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जेएमएम ने उठा ली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते हम उन पर हमला करते हैं। पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचाया, हर घर पानी पहुंचाने का काम किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। केंद्र सरकार धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन झारखंड सरकार बनने नहीं दे रही।
जमशेदपुर जैसे शहरों की दशकों तक उपेक्षा हुई। कुछ समय पहले तक रांची से जमशेदपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज ये सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हमने नेशनल हाईवे 33 को 4 लेन करवाया है। आज इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार धालधुनगढ़ में एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन ये झारखंड सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खरसावां और भुआ गोलीकांड की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों से नफरत रही है। बीजेपी ने आदिवासी को सम्मान दिया। बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। आज उसी कांग्रेस के साथ जेएमएम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और देखिए, पीएम मोदी की चुनावी सभा पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने मुद्दे की बात नहीं की। देश की जनता अब जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। साल आपके जुमले सहे, इस देश को यह आशा थी, इसीलिए आपको प्रचंड बहुमत दिया कि आप कुछ बड़ा कर गुजरेंगे। आपने बहुत बड़ी चीजें करी अपने मित्रों के लिए। अपने मित्र को 683 से नंबर 2 पर पहुंचा दिया। जनता के लिए क्या किया? देश की आधी आबादी जूझ रही है, कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, सब पर जीएसटी लगाकर टैक्स वसूला जा रहा है। 50,000 बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना दाखिला वापस लेना पड़ा। एक गरीब, एक मध्यम वर्ग परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं। तो नोट का ढेर तो अब तो दिखना ही लगा, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अदानी और अंबानी ने नोटों से भरकर, बोरे में भरकर टेम्पो से कांग्रेस को पैसा भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं। प्रधानमंत्री को पहले उस पर बताना चाहिए था ना कि वो नोटों का ढेर जो उनको पहले ट्रक में आता था, अब टेम्पो में लोगों के पास जाने लगा, तो उनका स्रोत क्या है। तो देखिए, जिस जगह पर वो आए हैं वहाँ की जो बुनियादी बातें थी, उन्होंने ना उनका जिक्र किया, ना घाटशिला का नाम लिया, ना बहरागोड़ा का नाम लिया, ना जुगसराई का लिया, ना पुटका का लिया, केवल जमशेदपुर जमशेदपुर किया। तो जमशेदपुर को तो आपने कुछ नहीं किया। जमशेदपुर को तो जमशेदजी टाटा जी ने बनाया। देश ने 10 साल आपके जुमले तो आपने प्रधानमंत्री के भी बयान सुने और उस पर कांग्रेस और जेएमएम का क्या कुछ रिएक्शन रहा, ये भी आपने सुना। हमारे साथ कुछ पैनल गेस्ट है, इसी खबर पर अधिक चर्चा करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं ज्ञान सिन्हा जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत के आज इस डिबेट में, क्योंकि देखिए, स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला तेज है और ऐसे में प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं झारखंड में, और भ्रष्टाचार इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है अगर झारखंड विशेष की देखें तो सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस से होगा अमृत सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया आज प्रधानमंत्री ने खुले मन से कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? अब प्रधानमंत्री जी की बात है, वो अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी, अगर वो उस पर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका कर्तव्य पूरा नहीं होगा, लेकिन उनको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। अगर वो घोटालों की बात करते हैं तो ताबूत घोटाला भी उनको बात करना चाहिए था कि जो देश में ताबूत घोटाला हुआ कारगिल के युद्ध के समय, उस पे उनकी क्या राय है। उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए था कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का, उसने जो घोटाला किया वह क्या घोटाला था। कैमरे में वो कैद हुआ, सामने में पैसे लेते हुए, उसे वह किस रूप में देखते हैं। घोटालों की फहरिस्त में व्यापम का भी घोटाला है। आपने देखा होगा अरुण शौरी जी के समय में जो कॉर्पोरेट घराने थे जिन्हें बेल आउट दिया गया था, वह भी एक घोटाला था। उस पर क्या राय है उनको? तो प्रधानमंत्री जी को निष्पक्ष रूप से, अगर वह चाहते हैं कि देश की जनता उन पर विश्वास करे, तो उनको निष्पक्ष रूप से अपनी राय देनी चाहिए।
बिल्कुल। तो देखिए अब बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने और आपने पहले भी बातचीत की है, और प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तब उन्होंने कहा कि झारखंड को यदि याद करें तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड और भ्रष्टाचार को जोड़कर उन्होंने आज अपनी ये पूरी जो भाषण है उसमें इस बात का जिक्र किया है। प्रतुल जी देखिए, सबसे पहले सुष्मिता जी, प्रधानमंत्री जी ने खरसमा गोलीकांड का जिक्र किया। अक्सर लोग जालियाबाग गोलीकांड की तो जिक्र करते हैं, लेकिन खरसमा गोलीकांड को भूल जाते हैं। खरसमा गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 को, जब हजारों आदिवासियों की निहत्थी थी भीड़ पर। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने मशीन गन से गोलियां चलाई थी। आधिकारिक आंकड़े 1101 आदिवासी मृत थे, लेकिन बताया जाता है गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि लाखों की भीड़ में 30,000 आदिवासियों का कत्लेआम उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही थी, उसने करवाया। खरसमा गोलीकांड हमारे राज्य की 1 जनवरी की शुरुआत जब भी होती है ना, तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की जाती है। तो खरसमा गोलीकांड के बारे में राम मनोहर लोहिया, जो बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने कहा था कि ये जालियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड है और इसने देश को हिला दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज उसका भी जिक्र किया, और जो उसके शहीद थे, आदिवासी शहीद, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। देखिए, करप्शन की बात है। करप्शन में प्रधानमंत्री जी ने 2-3 चीजों का जिक्र किया, खास करके कोलगेट स्कैम का जिक्र किया और उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम का जिक्र किया। देखिए, कोलगेट स्कैम की अगर बात करें हम, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ये 2005 से 2011 के बीच में जो कोल ब्लॉक्स जो कैंसिल किए गए थे, उनकी संख्या 214 थी, और ये भी कहा गया था कि 1.86 लाख करोड़ का राज्य के खजाने को, राष्ट्र के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। और सुष्मिता जी, मैं आपके दर्शकों को बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं कि कोल जो स्कैम था, जिसने देश को हिला दिया था। अब मैं जिस इलाके से आता हूं, लातेहार, वहां 2 बड़े प्लांट लगे थे, लग रहा था खुशहाली आएगी, अभिजीत और एस्सार, लेकिन दोनों उस कोलगेट स्कैम के शिकार हुए, दोनों बंद हो गए और दोनों बदहाली का शिकार हो रहे हैं। उसमें क्या था कि बिना ऑक्शन किए हुए माइंस अलॉट कर दिया गया कंपनियों को पावर प्रोडक्शन के लिए। तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1.86 लाख करोड़ का अगर हमें और ज्यादा प्राप्ति होता, अगर इनका टेंडर होता, इनकी बोली लगती, सुप्रीम कोर्ट ने सारे ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया। 2G स्पेक्ट्रम की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम में ये बड़े जोर शोर से कहते हैं कि साहब कोर्ट से हमें जो था रिलीफ मिल गया था, लेकिन कोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को इनको रिलीफ दी थी। लेकिन देखिए प्रतुल शाहदेव जी, अगर बात सुनिएगा तो ये भी आप देखिए, क्योंकि राज्य सरकार में जितने भी मंत्री हैं या फिर जितने भी सरकार के लोग हैं, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार जब भी बकाया राशि की बात होती है तो बात पलट देते हैं। तो बकाया राशि केंद्र सरकार से जब भी मांगी जाती है तब कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग होता है। देखिए, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2017 में जो दिल्ली की हाईकोर्ट ने, माफ कीजिएगा, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने जो रिलीफ दिया था, उसको 19 और 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट दिया और माना कि 2G स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। मैं इसलिए कोलगेट और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज दोनों घोटालों का जिक्र किया। हाँ। और ये सब जब भी बात करते हैं कि झारखंड का इतना बकाया है, तो इनके वित्त मंत्री का इनको स्टेटमेंट देखना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हमें केंद्र से कोई शिकायत नहीं, जीएसटी का पैसा मिल रहा है, सारी बकाया राशि टाइम पर मिल जाती है। और ये जो जब भी कहते हैं कि हमारा इतना ड्यू है, तो इनको बताना चाहिए कि कोयला मंत्री तो शिबू सोरेन भी थे, जिनको एक स्कैंडल के कारण इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या शिबू सोरेन के समय भी बकाया था? उस समय इन्होंने क्या कोशिश की? 2004 से 14 के बीच में तो इनकी सरकार थी। इन 10 वर्षों में अगर बकाया राशि है तो इन्होंने क्या कोशिश की? और हमारे जितने मंत्री आते हैं, सबका स्पष्ट कहना होता है कि झारखंड सरकार वर्षवार, विभागवार सारे डेटा को दे, कौन सा झारखंड का पैसा है जिसके लिए कोई झारखंडी जो संघर्ष करना नहीं चाहेगा। हम साथ है साहब, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमें फंसा दिया गया, एक आदिवासी को फंसा दिया गया। हाईकोर्ट ने इनकी दलीलों को उड़ा दिया। हाईकोर्ट ने कहा साहब जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। जब उन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था लैंड स्कैम में, कहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे आदिवासी होने के कारण फंसाया गया। हाईकोर्ट का लाइन था सुष्मिता जी कि ये एक हारते हुए मुंह वकील की आखिरी कोशिश प्रतीत होती है, जो किसी भी तरीके से अनटेनेबल नहीं है, असमर्थनीय है। यानी हाईकोर्ट ने भी इनकी दलील को खारिज कर दिया था। अब आलमगीर आलम जेल गए तो इनके एक नेता कह रहे साहब अल्पसंख्यक है, फंसा दिया। एक आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में क्या धर्म और समुदाय देखकर आपके अपराध का निर्धारण होता है? तो हमारा मानना है प्रधानमंत्री जी ने जो करप्शन का मुद्दा उठाया झारखंड के लिए बहुत ज्वलनशील है।
मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है खुद जेल में है, उनके मंत्री आलमगीर आलम जेल में, पता नहीं कितनों की बारी बाकी है। तो ये तो करप्शन, और झारखंड को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ नोटों के पहाड़ के कारण बदनाम किया। बिल्कुल, तो नोटों के पहाड़ों का जिक्र खूब हो रहा है, क्योंकि आपने भी ये जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था, और इसके पहले जब गृह मंत्री आए थे तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। एनडीए में सहयोगी हैं अच्युत दल, और हमारे साथ ज्ञान सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। ज्ञान जी, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है और उस पर अभी अभी अब जो है मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, इस पर अभी उनके रिमांड अवधि पर उससे सुनवाई भी लगातार जारी है। कैसे देख रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और जो विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, वे जान गए हैं कि आप लोग हार रहे हैं, शायद यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ऐसा आरोप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की लगातार 55 वर्षों तक सरकार रही, और उनके सरकार के समय में भी घोटाले होते थे, और उनके सरकार के समय भी ईडी और सीबीआई सारी संस्थाएं काम करती थी। उन्हीं के सरकार के समय में लालू यादव जी को चारा घोटाला में पकड़कर अंदर किया गया था। तो क्या कांग्रेस वाले लोग स्पेशली लालू यादव को यूज किए थे, लालू यादव को फंसाए थे? ये एक स्वतंत्र संस्था है, ईडी और सीबीआई ये स्वतंत्र संस्था है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें किसी का कोई, ये चुनाव का अभी चुनाव है, अभी चुनाव है। हेमंत सोरेन जी के गए हुए बहुत दिन हो गए। हेमंत सोरेन जी का घोटाला जो है वो जब सामने आया, सीबीआई ईडी लगी हुई है, सबके पीछे लगी हुई है, सारे नेताओं के पीछे लगी हुई है, सारे जो घपला करने वाले हैं, जो घोटाला करने वाले हैं, उनके पीछे लगी हुई है। जब जो पकड़ा रहा है सामने आ रहा है, नोटों का पहाड़ सामने आ रहा है। अब बताइए, 300-350 करोड़ कांग्रेस पार्टी के ये सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया बरामद होता है, और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बड़े आराम से कहते हैं वो व्यवसाय का पैसा था। अरे वो व्यवसाय का पैसा, अभी जब पूरे देश को मोदी जी ने इंटरनेट की सुविधा के साथ पैसा को जो भी करना है वो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, आपको कैश पैसा, कैशलेस की तैयारी जब पूरी हो गई, सारे लोग कैशलेस यूज करते हैं। आज 10 रुपए का कोई सामान आदमी खरीदता है तो फोन पे से पेमेंट करता है, और आप इस समय में 350 करोड़ अपने पास रखते हैं, और कांग्रेस के नेता बोलते हैं ये तो मेरा व्यवसाय का पैसा था। ये कैसा व्यवसाय कर रहे हैं आप लोग? ये कहां का पैसा है? आप लोग लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि झारखंड और झारखंडी नेताओं को ये बात सभी लोगों को समझनी चाहिए, जो लोग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार बनी, आप याद कीजिए, कांग्रेस समर्थित एक मधु कोड़ा जी की भी सरकार बनी थी, उस वक्त के भी मुख्यमंत्री जेल गए। इतना ब्रीफकेस इन लोग को दिल्ली पहुंचाना पड़ता है ना, कि यहां घोटाला पर घोटाला लोग करते हैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। मुझे तो शर्म आती है, जो कांग्रेस, जो लोकल, जो हमारा क्षेत्रीय जो पार्टी है, वो क्यों कांग्रेस के साथ जुड़कर इस तरह का घोटाले वाले। चलिए, सवाल का जवाब ले लेंगे अमृत सिंह जी से कि आखिरकार कांग्रेस में ऐसी कौन सी खूबियां कि ये तमाम पार्टियां इनके तरफ जा रही हैं और इनका सहयोग कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सवाल का जवाब लेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे इनके सवाल का जवाब। रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये तमाम आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार की याद आती है जब भी झारखंड का जिक्र होता है, इस पर क्या कुछ कह रहे थे हमारे तमाम गेस्ट। आपको वापस से जुड़वा देते हैं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, ज्ञान सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ब्रेक से जाने से पहले ज्ञान सिन्हा जी ने सवाल पूछा था कि आखिरकार ये कांग्रेस में क्यों लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता को लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत सिंह जी, इनसे ही जवाब ले लेते हैं। अमृत सिंह जी, क्या कुछ ऐसी खूबियां हैं कांग्रेस में? क्योंकि अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं INDI में एक मजबूत पार्टी है कांग्रेस में क्या ऐसी खूबियां जो तमाम ये पार्टी शामिल हो रहे हैं आप में? नहीं, कांग्रेस की खूबी नहीं, ये आमंत्रित कर रहे हैं अपने वॉशिंग जो मशीन है भाजपा के पास, जो ईडी के करप्शन के फेस जो लीडर हैं, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, जो फेस कर रहे हैं, उस वॉशिंग मशीन में जाते ही वो सारा साफ हो जाता है। तो यह चाहते हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन मत कीजिए, आप हमारे वॉशिंग जो मशीन है उसके माध्यम से आप हमारे पास आइए, आपके सारे चार्जेस धुल जाएंगे। अजीत पवार का मामला देख लीजिए, उनके ऊपर ईडी का मामला था, वह सारा पाप उनका धुल गया। इनके मुख्यमंत्री हैं आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर ईडी का मामला था, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, वॉशिंग पाउडर मशीन में गए, वॉशिंग पाउडर से इनकी धुलाई हुई और उनके सारे ईडी के मामले धुल गए। अब वो नीट और क्लीन हो गए। छगन भुजबल का मामला देख लीजिए, अशोक चौहान का मामला देख लीजिए।
तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं ईडी का उपयोग कैसे हो? डराने के लिए, धमकाने के लिए। सीबीआई का प्रयोग क्या हो? डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि जो भी विपक्ष में हो, जो मुखर हो, जो इनका सामना कर सके, इनसे डरे नहीं, उनको डरा धमका कर अपने खेमे में किसी तरह लाया जा सके। गीता कोड़ा हमारे यहाँ थी तो उन पे करप्शन के चार्जेस थे। आज गीता कोड़ा इनके पास चले गए तो गीता कोड़ा के सारे पाप धुल गए। ये कैसी नीति है? यह भाजपा की नीति है, यह करप्शन की नीति है। इनको तो अपने गीता कोड़ा पाप पर नहीं आरोप दिखते। कौन सा, जिस आरोप का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा आरोप? मैंने आपको बताया असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पे। नहीं, आपने जिक्र किया ना कि गीता कोड़ा अभी शामिल हुई है बीजेपी में, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। कौन सा ऐसा आरोप है? हमें नहीं जानकारी इस बारे में। अच्छा, आप एक चैनल की, एक प्रमुख चैनल प्रदेश के, बोलिए ना जी। उनकी एंकर हैं। अगर आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं है तो आप जानकारी दे दीजिए ना। गीता कोड़ा के जिक्र आप कर रहे थे ना, किनकी गीता कोड़ा के पत्नी बारे में। हाँ जी, किनकी पत्नी है गीता कोड़ा? क्या चार्जेस थे उनके पति के ऊपर? अच्छा, प्रतुल शाहदेव जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रतुल शाहदेव जी, किनका? और उनके पति ये जिस कहाँ से आए आरोप थे? का, नहीं, वो ये गीता भाजपा की कोड़ा तरफ पे से। जिस आरोप का मधु कोड़ा, जिक्र कर रहे हैं जी का, मधु कोड़ा, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं एक भाजपा की प्रमुख तरफ चैनल की से एंकर हूँ, उनकी मुझे पाठशाला इसकी से जानकारी निकल रहे है। थे। आपको और जानकारी उनकी पाठशाला से निकल के आने के बाद मैं नहीं टोकता हूँ किसी को, इनकी बारी खत्म हो गई, आपने मुझे मौका दिया, इनसे भी आग्रह है, मैंने कभी नहीं टोका। देखिए, ये एक आदिवासी महिला का लाइव टीवी पर अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार के चार्जेस थे जब वो कांग्रेस में थी। क्या एक महिला नेत्री जो आदिवासी एक बेटी है अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती? क्या उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं हो सकता? क्यों उसके हर एक राजनीतिक वजूद को उसके पति के साथ जोड़कर देखा जाता है? गीता कोड़ा पर कोई चार्जेस नहीं है। उनके इलेक्शन एफिडेविट को देखिए, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। लेकिन ये एक आदिवासी बेटी है ना, तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, वो उनकी पत्नी है, उन पर चार्जेस है तो इन पे भी चार्जेस है। ये कौन सा लॉजिक है साहब? ये आदिवासी महिलाओं का अपमान है। हमारा मानना है कि कांग्रेस का यही असलियत है, आदिवासियों का पग पग पर अपमान करते हैं। और इन्होंने जितने नेताओं की बात कही, मैं फिर से गीता कोड़ा के बारे में कह रहा हूं, एक आदिवासी बेटी का सार्वजनिक रूप से अपमान करके, झूठा बयान देकर कि हम उनके ऊपर केस था, इनको माफी मांगनी चाहिए। कोई केस नहीं था, कोई आरोप नहीं था गीता कोड़ा के ऊपर। और सब चीज को आप उनके पति से जोड़कर देखेंगी तो क्या हमारे यहाँ आदिवासी महिलाओं को साहब बहुत इज्जत दी जाती है। कई आदिवासी समूह ऐसे होते हैं जहां बारात लेकर बिटिया जाती है अपने दूल्हे के घर में, तो ये बहुत इज्जत देने वाला आदिवासी समाज है बेटियों को। और एक बेटी पर आप प्रश्न उठा रहे, झूठे आरोप लगा रहे, ये कांग्रेस की असलियत है। कांग्रेस की दो असलियत मैं आपको और दिखाता हूं। ये कहते हैं साहब हमने कब माइनॉरिटीज के लिए कुछ खास प्रावधान किए बजट में? ये तुष्टीकरण के कारण पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस विपक्ष के नेता के पद के लायक भी नहीं रह पाई। अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस का माइनॉरिटी बजट। आप ये देखिए, आउटकम बजट है 2013-14 का सुष्मिता, जो इनकी सरकार थी उस समय का, उसके साफ लाइन में मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं that it also provides that 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities। 2013-14 का कांग्रेस का आउटकम बजट जो साफ कह रहा है कि 15% खर्च जो है वो अलग अलग स्कीम्स में माइनॉरिटीज के लिए करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए साहब? क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं आप? क्यों एक विशेष? और आप कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं करते। बाबा साहब ने धर्म की राजनीति का विरोध किया था, कहा था कुछ ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैं इनको एक चीज और दिखाता हूं, इनके प्रवक्ता ने आज एक मुद्दा और उठाया था सरना धर्म कोड का, कि साहब सरना धर्म कोड क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री उस समय आए नहीं थे या उस समय आकर चले गए थे, तो इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री सरना धर्म कोड पर क्यों चुप रहे? मैं पहले भी आपके चैनल में बोल चुका हूं, 22 अगस्त 2013 का सुदर्शन भगत का पत्र कि सरना धर्म कोड कब लागू करेगी सरकार, और उसका जवाब दिया था वी किशोर चंद्र देव ने 11 फरवरी 2014 को, तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री यूपीए सरकार के। उन्होंने कहा था कि इतने सारे धर्म हैं, अलग अलग आदिवासी रीति रिवाज मानते हैं। सरना का दिया था, मुंडालो का दिया था, हो का दिया था, गोंड का दिया था। कहा था सरना धर्म कोड इम्प्रैक्टिकल है। जो वर्ड इस पत्र में लिखा है वो लिखा है इम्प्रैक्टिकल है, यानी उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं सरना धर्म कोड के नाम पर? इन्होंने तो खुद रिजेक्ट किया था। और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो ये एक्सपोज हो गए 2007 में। अगर आपको याद हो तो इसी सितंबर 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा था कि रामायण काल्पनिक है, राम लल्ला काल्पनिक है, सीता मैया और रामायण जो भगवान महावीर थे, आपने जो भी आरोप लगाया एक बार जवाब भी ले लेते हैं, एक बार जवाब भी ले लेते हैं। 10 सेकंड
हाँ, 10 नटवर सेकंड। सिंह ने वन लाइफ इज नॉट इनफ अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंदिरा गांधी जब बाबर की कब्र पर गई तो उसके बाहर निकल कर आई। वो तत्कालीन विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा साहब मुझे ब्रह्मांड की अनुभूति हो गई बाबर के कब्र पर जाकर। चलिए। वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह तत्कालीन विदेश मंत्री। जवाब दे दीजिए अमृत सिंह जी, आप मुझे कुछ लगता है कहना चाह ये रहे थे। हाँ भाजपा के प्रवक्ता का इंटरव्यू नहीं था, ये एक डिबेट है। बिल्कुल, आप और- अपनी बात रखिए जी। सामने जी। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एक महिला नेत्री के पति के कुकर्मों से उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन एक मंत्री के पीए के कुकर्मों से मंत्री को जरूर अवश्य जोड़ा हाँ, जाना ये भी चाहिए। एक सवाल है, इसका भी जवाब लेंगे आप बीजेपी से जी। एक मंत्री के नौकर के पास से पैसा बरामद होता है, आप उसको एक मंत्री के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन जहां बात हम कहते हैं कि आपके एक नेता जिनकी पत्नी को आपने टिकट दिया है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो वो उस पर आपकी राय चुप हो जाती है, बिल्कुल। आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप अपने दूसरे नेता अशोक चौहान के बारे में नहीं बोलते हैं, आप हेमंत विश्व शर्मा के बारे में नहीं बोलते हैं, आप छगन भुजबल के बारे में नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? आप व्यापम घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप ताबूत घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप बंगारू लक्ष्मण के घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जब वो खुले तौर पे पैसे की लेन देन कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल जवाब दे रहे प्रतुल शादी जी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि किस तरीके से जहांगीर आलम को जोड़ा जा सकता है, जो उनके यहाँ पैसा बरामद हुआ था। आलमगीर आलम क्या, मुझे बड़ी खुशी है कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने इस मुद्दे को उठाया। ईडी का रिमांड पिटीशन है जो ईडी ने दिया था, उसके 7वें नंबर पॉइंट में है कि जहांगीर आलम एडमिटेड दैट द मनी दैट वाज केप्ट इन हिज प्रीमाइसेस बिलोंग टू संजीव कुमार लाल, हु इन राइटिंग एंड ऑन कैमरा एडमिटेड दैट द मनी बिलोंग टू आलमगीर आलम। ये जहांगीर आलम और संजीव आलम का ईडी के सामने रिटन स्टेटमेंट है। और सुष्मिता जी, ईडी के सामने रिटन स्टेटमेंट है ना, वो कोर्ट में 164 के सामने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है उसके समकक्ष माना जाता है। तो ये सीधा ट्रेल है। ईडी के रिमांड में इन्होंने किया और रिमांड से संतुष्ट होकर ईडी के रिमांड पिटीशन पर इनकी रिमांड दी गई आलमगीर आलम की। तो ये तो सीधा कनेक्शन है। और ये जितने हमारे बड़े नेताओं का बात कर रहे थे ना, 25 नेता हैं जिन्होंने अलग अलग, मुझे बस 30 सेकंड देंगे, 25 नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। उसमें से 22 नेताओं के ऊपर मामला अभी भी चल रहा है। 3 नेताओं के ऊपर केस क्लोजर हुआ है कोर्ट के परमिशन से। बिना कोर्ट के परमिशन से कोई एजेंसी क्लोजर नहीं कर सकती। आपको याद है ना, बंधु तिर्की के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, कोर्ट ने उनको नहीं माना, समन किया, चार्जशीट किया और उनको जेल भेज दिया। बिल्कुल, तो ये चलिए इनकी reality है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कह रहे हैं और कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए अमृत सिंह जी, जिन्होंने कहा और इनका भी कहना बिल्कुल सही था कि अगर जिस तरीके से पति पत्नी के अगर आप भ्रष्टाचार के मामले को जोड़कर नहीं देख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पीए का जो पैसा और पीए के नौकर या फिर सहायक के पास से जो पैसा मिला वो आलमगीर आलम का। हालांकि प्रतुल शाहदेव जी भी ने जो पॉइंट सामने रखे हैं इस पर और भी चर्चा करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलेआम आज हमारे बीच जो है वो बातचीत हो रही है कि आखिरकार बीजेपी पर जो ये लगातार आरोप लगते रहे वॉशिंग मशीन का, कि आखिर क्यों ऐसा है कि जब बीजेपी में लोग शामिल हो जा रहे हैं तो उनसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हट जा रहा है, और क्यों ऐसा है कि बीजेपी में जाने के बाद भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे बंद हो जा रहे हैं। क्योंकि आज तो सहयोगी है, उससे एक बार सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। आप सुन रहे थे ज्ञान सिन्हा जी इनके तमाम सवालों का और इनके जवाबों का। आजसू एक प्रमुख पार्टी है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार एक और बड़ा मुद्दा अभी हाल के दिनों में बना है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे मित्र सहयोगी कांग्रेस पार्टी से बोल रहे थे गीता कोड़ा जी और उनके पति के बारे में, तो उसके बारे में मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि एक ही परिवार में, सिंधिया परिवार में, कोई भाजपा में और कोई कांग्रेस में, माँ बेटा भी रहे। बहुत से परिवार में देखिएगा कि पत्नी अलग पार्टी में है और पति अलग पार्टी में। पति और पत्नी को एक साथ जोड़कर और इस मुद्दे को यहाँ पर लाकर पटक दिए कि वो प्यून के पास जो पैसा मिला था वो उनका नहीं था। तो प्यून के पास जो पैसा मिला वो संजीव लाल जी गए, संजीव लाल जी के पास जो पैसा मिला उसको आलमगीर आलम साहब अब लपेटे में आ गए। तो ये तो क्लियर, एकदम स्पष्ट है, आरोप लगाने वाली कोई बात नहीं है। आप जो कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, तो आपके यहाँ रुपया बरामद हो रहा है साहब, आपके यहाँ से बरामद हो रहा है, आपके यहाँ रेड हो और पैसा नहीं बरामद हो, तो ईडी वाले क्या घर से पैसा लाकर आपको फंसा रहे हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। कि और मधु कोड़ा जी के साथ गीता कोड़ा जी को ये सही, हमारे बड़े भाई प्रवक्ता महोदय जो कहे कि ये एक आदिवासी महिला का मतलब सम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात है। भाजपा में जाने से लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, ये बात पर जो बात हो रही है इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं।
वॉशिंग मशीन में धुल नहीं रहे हैं। देखिए, आप अगर भाजपा ज्वाइन कर लिए, आपके ऊपर ईडी का केस है, तो ऐसा थोड़े है कि जिस दिन ज्वाइन किए दूसरे दिन आपके चिट्ठी पर आरोप पत्र समाप्त हो गया। केसेस चलते रहते हैं, केसेस चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन वाली बात हर प्रवक्ता महोदय जो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये संविधान है, संवैधानिक नियम है। ईडी जो आपको पकड़ रही है वो संविधान के तहत पकड़ रही है। और कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी पार्टी एकदम से आपको सीधे धुल गए और साफ होकर निकल गए वाली बात नहीं होती है। आपके ऊपर ईडी के चार्जेज हैं। आप अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, ठीक है, वो आपके ऊपर केसेस चलते रहते हैं, वो न्यायालय में चलते हैं, उसका आगे आपको। और झारखंड को तो ये लोग लूटखंड बना कर रख दिए हैं। हम लोगों की जो आजसू पार्टी है, ये आपको आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। हम लोगों का जो हमारे जो नेता रहे सुदेश कुमार महतो जी, हमारे यहाँ डॉक्टर देवशरण भगत जी हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया, एक अलग राज्य का सपना को लेकर लगातार आंदोलन किया। यहाँ से जो खनिज संपदा है उसको बाहर ले जाने के लिए रेल रोको आंदोलन किया, उसमें पटरी उड़ाए, उसमें सुदेश जी 2 बार, एक बार चाईबासा जेल, एक बार और 2 बार जेल गए। आंदोलन करके एक जो राज्य का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए लगातार लड़ाई लड़े। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अलग झारखंड राज्य देने को रोकने का काम किया, कभी भी देने की कोशिश नहीं की। जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य दिया। अलग झारखंड राज्य मिलने के बाद हम लोगों का सपना था अपना राज्य और अपनी सरकार, जिससे हम लोगों का अपना राज्य होगा, अपना सरकार होगा। और हमारे जो ग्राम से जो ग्रामीण जो है उनके सभा से जो सरकार को चलाया जाएगा और ग्रामीण लोगों का विकास करने की प्लान जो था। तो ये जो हम लोगों का आजसू पार्टी का जो प्लान था, जो सपना था, जिसके लिए लड़ाई लड़के कितने लोग जेल गए, कितने लोग शहीद हुए, उस सपना को पूरा करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा शुरू से कांग्रेस पार्टी थी। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं अमृत सिंह जी, क्योंकि देखिए विकास में बाधा के आरोप आप पे लग रहे हैं। और इनका एक और जिक्र था ज्ञान सिन्हा जी का कि ऐसा नहीं है कि छापेमारियां हो रही हैं तो पैसे बरामद नहीं हो रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं 2 विषयों पे अपनी बात रखूंगा। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि जो जहांगीर आलम है और संजीव लाल है, उनका ईडी के सामने में एक कबूलनामा था, जो बयान जो है धारा 164 सीआरपीसी के बयान के समतुल्य है। उस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जो धारा 164 का बयान है वह आरोप पत्र दाखिल होने के पहले किसी भी पक्ष को दिया नहीं जाता है। ईडी के सामने में अगर कोई व्यक्ति अपना कबूलनामा दिया, वह इनके पास कैसे आया, तो वो कैसे आया मैं उस पर आपको बताता हूँ। जिस दिन हमारे मंत्री जी को न्यायालय लाया गया था रिमांड के लिए, उस दिन का आप अपने चैनल का सीसीटीवी सारा फुटेज निकाल के देख लीजिएगा कि जो सॉलिसिटर जनरल जो आए थे, जो ईडी का पक्ष रखने के लिए आए थे, उनके साथ कौन से महाशय आए थे। उनके साथ जो महाशय आए थे वो भाजपा के कन्वेनर, लीगल कन्वेनर, जिनकी प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर है, फेसबुक में आदमी आप देख सकते हैं, श्रीमान सुधीर श्रीवास्तव जी, वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के आए। साथ में जब सुनवाई हो रही थी साथ में वो खड़े थे। तो ये संबंध क्या दिखाता है? भाजपा के कार्यकर्ता ईडी के एक अधिवक्ता के साथ न्यायालय में साथ आते हैं, साथ में उपस्थित रहते हैं, तो क्या वो दिशा निर्देश दे रहे थे? क्या कर रहे थे वो? दूसरी बात ज्ञान सिन्हा ने जो कही उस पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही कहा था कि 2 प्रक्रिया है। एक तो है कि आपने वॉशिंग मशीन में डाला और दाग आपके धुल गए। दूसरी प्रक्रिया है वॉशिंग मशीन के पहले की, जो डर पैदा किया जाता है। इनका जो अलायंस है वो डर का अलायंस है। आप माननीय सुदेश महतो जी के प्रारंभिक जीवन और उनकी आर्थिक आय उसका एक ब्यौरा निकाल लें, और आज की उनकी आर्थिक आय, उनका क्या स्रोत है, इतनी प्रगति उनकी कैसी हुई, आर्थिक प्रगति, कौन सा ऐसा व्यापार किया, कौन सा ऐसा उन्होंने तीर मारा कि अचानक से उनके घर में धन कुबेर आ गए। उस पर अगर एक जांच की जाए तो ईडी का एक नया मामला आपके सामने आएगा। तो ये जो डर से
भाजपा के ईडी और सीबीआई के डर से आज वो भाजपा के पाले में जाके बैठे हुए हैं। फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मिलेगा आपको भी समय, उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा जी। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में ये अलायंस टूट गया था। तो क्यों टूटा था? वो डर दिखाया गया उन्हें, साथ रहो औकात में रहो। अभी औकात में आ गए हैं और साथ में है, और भाजपा के मुखौटा बनकर आज बैठ रहे हैं। चलिए कुछ जी, एक बार प्रत्युष राठौर जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ जाएंगे जी। लगाया इन्होंने कि मेरे पास ये कैसे पहुंचा। देखिए ये क्या ना कि अभी 10 साल पहले के अपने 2014 के यूपीए काल में चल रहे साहब, सारे कोर्स जो है कंप्यूटराइज हो गए, सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। और ये ईडी का रिमांड पिटीशन है, ईडी का कबूलनामा नहीं है, कबूलनामे का मेंशन है इस रिमांड पिटीशन में। nic.courts जाके पीएमएलए कोर्ट जाकर देखे, ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। तो इनको बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होती है और कहते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आरोप लगाते हैं वॉशिंग मशीन का, मैं तो आपको बता चुका हूं कोई केस खत्म नहीं हुआ। और साहब हमें तो कभी आपत्ति नहीं थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। हमने तो कभी नहीं कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमें देश के संविधान, देश की एजेंसियों पर भरोसा था। क्लीन चिट दिया एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को अपहोल्ड किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने कितने दर्जन घंटों की पूछताछ का सामना किया था राम जन्मभूमि केस में। हमने तो कोई पॉलिटिकल बदले की बात नहीं की। और इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो वो भी अगर आरोपी हैं भ्रष्टाचार के, नेशनल हेराल्ड केस के 5,000 करोड़ के घोटाले में बेल पर है दोनों। तो ये क्या बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो नैतिकता की बात करते हैं। हमारे समय ईडी की रिकवरी 1,31,000 करोड़ है, कैश और इलीगल प्रॉपर्टीज। इनके समय ईडी के 10 सालों में रिकवरी जो है वो सिर्फ 5,000 करोड़ है। ईडी को उन्होंने कैद करके रखा था, हमने एजेंसियों को मुक्त किया कि साहब काले धन को पकड़ो। 1,31,000 करोड़ का सीजर हुआ है सुष्मिता। तो क्या ये पैसा कहां से आ गया? सब ईडी ने जाकर प्लांट किया और संपत्ति की सीजर हुई है। तो ये जहां झारखंड में रेड मारते हैं, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 351 करोड़ रुपया तो देश के इतिहास में इनकम टैक्स का सिंगल लार्जेस्ट सीजर था। कच्चे का व्यापार करते हैं कांग्रेसियों ने कहा। ये कौन सा कच्चे का व्यापार है? देश का कानून ऊपर होता है। आप एक सर्टेन लिमिट के बाद, कई 1-8 लाख के बाद अब कैश नहीं रख सकते इस तरीके से बिजनेस का। लेकिन 351 करोड़ हुआ। इन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोगों ने फाइन जमा करने का निर्णय लिया। अरे एनआईए और ईडी भी जांच कर रही है इस मामले की कि ये पैसा कहां आया, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार करते। धीरज साहू तो एनआईए आई, ईडी आई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं था। 351 करोड़ रुपए, आप सोचिए, 301-2 करोड़, 351 करोड़। नौकर के यहां से 32 करोड़, 351 करोड़ इनके यहाँ। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, उनके घर से 9 करोड़ रुपया बरामद होता है। सब जेल के भीतर है। हेमंत सोरेन ने तो देश के तमाम बड़े लॉयर्स को लगा दिया, 3 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में है। तो आखिर प्रथम दृष्टया कोर्ट तो मान रही है इनका अपराध ना, तो उसके बाद ही इनको सजा दे रही है, या इनके बेल को, सजा नहीं माफ कीजिएगा, इनके बेल को रिजेक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर पूरा का पूरा इनका जो कुनबा है ये करप्ट है। और देखिए ये ना, इनको अनुकंपा में चीजों लेने की आदत है। जब नेहरू जी पहले बार प्रधानमंत्री बने थे ना, तो 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उस समय रिकमेंड किया था। महात्मा गांधी की अनुकंपा पे महात्मा गांधी ने कहा अगर आप इनको नहीं बताएंगे तो मेरा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहेगा। इंडिया विल्स फ्रीडम, मौलाना आजाद की किताब में इस पूरी घटना का जिक्र है। मौलाना आजाद ने कहा मैंने भी विरोध किया। तो नेहरू को तो एक प्रदेश कमेटी ने सपोर्ट नहीं किया था, आचार्य कृपलानी को बल्कि एक आध कमेटी ने सपोर्ट किया था। 12 कमेटीज वल्लभ भाई पटेल के फेवर में थी। तो कांग्रेस तो शुरू से तोड़ जोड़ की राजनीति करती है। नेहरू जी को कोई समर्थन नहीं, प्रधानमंत्री बन गए गांधी की अनुकंपा पे। तो ये तो आज भी इनका खेल चल रहा। चलिए खेल जा रही है, ऐसा ये आपने आरोप लगाया है। ज्ञान सिन्हा जी कुछ कह रहे थे, प्रत्युष राठौर जी उनसे भी जवाब ले लेते, क्या कुछ कह रहे थे ज्ञान सिन्हा? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता महोदय ने सुदेश महतो जी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो उनके पास पहले बहुत कम धन था, अभी ज्यादा धन हो गया। शायद इनके पास कोई पैमाना है कि ये नाप लिए कि सुदेश महतो जी के पास धन पहले कम था और अभी ज्यादा हो गया। दूसरी बात, अगर मेरे यहाँ और हमारे नेता के ऊपर, मेरे नेता एकदम बेदाग छवि के शुरू से हैं, साफ सुथरे छवि के, अगर उनके पास पैसा है और उनका धन बढ़ गया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी तो है, एसीबी चेक करवा लीजिए। आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जांच करवाने के लिए आपके पास भी तो एजेंसियां हैं, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाजपा से डर से सटे हुए हैं। सुदेश जी डर से भाजपा से सटे हुए हैं।
सुदेश जी, जब मैंने पहले कहा वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य दिया था, उनके प्रति हम लोग का भाजपा के प्रति एक भावनात्मक रिश्ता है हम लोगों का। जब से सरकार बनी झारखंड में, जब भी सरकार बनी भाजपा की, एनडीए की सरकार, उसमें 2000 से हम लोग साथ साथ रहे हैं। 14 से मोदी जी की सरकार शुरू हुई, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। उस समय तो सुदेश जी डरे नहीं कि अभी तो उनकी सरकार है, ईडी से पकड़वा लेंगे। हमने चोरी किया ही नहीं, हमने नोट का बोरा जमा किया ही नहीं, तो हमको किस बात का डर रहेगा। रही बात 14 से लेकर 19 तक हम साथ में रहे, और अगर किसी जगह पर थोड़े से विचारधारा में मतभेद हुई तो 19 में हम लोग अलग भी हो गए। उस समय भी सुदेश जी ईडी से नहीं डरे थे। कांग्रेस पार्टी वालों लोग को यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि सुदेश जी ईमानदार, स्वच्छ और सच्चे व्यक्ति हैं, और लगातार वो झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के आंदोलन से लेकर और आज झारखंड के विकास के लिए सुदेश जी लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं। आज भी वो दिन रात, राजनीति में भी दिन रात लोगों, पूरे झारखंड के विकास और विकास के लिए सोचते हैं। हम लोग जब बैठते हैं साथ में तो बातें होती है। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि डर से छुप गए, तो डर से वो छुपेगा जिनके पास बोरा होगा, वो पहाड़। हम लोग के पास कोई बोरा और पहाड़ नहीं है। सुदेश जी साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई आरोप लगाना और कुछ भी कहने से पहले एक बार कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि रोज कभी मंत्री के यहाँ मिल रहा है, कभी सांसद के यहाँ मिल रहा है, कभी चपरासी के यहाँ मिल रहा है, कभी इनके मुख्यमंत्री जेल चले जा रहे हैं। अरे आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए सुदेश जी के बारे में बोलने से पहले। चलिए, इसका भी जवाब ले लेंगे। हमारे साथ अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं और यही इसका जवाब देंगे, लेकिन इन सबके बीच हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इन तमाम जो 3 सीटों पर कल मतदान होना है उसके विषय में भी बात करेंगे और गांधी उपचुनाव की रण क्या कुछ कहती है इस पर भी बात करेंगे। रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट साधने की अगर कोशिश है तो झारखंड के भी कल 3 सीटों पर वोटिंग होनी है और गांधी में भी उपचुनाव है, तो ऐसे में जनता का मूड क्या है ये लगातार न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा था, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी आजसू और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सीधे इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के जो ये 3 लोकसभा सीट है, इन तीनों लोकसभा सीट में कहां देख रहे हैं अपने पार्टी को और किन मुद्दों के आधार पर इस बार इन्होंने वोट की अपील की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए। अमृत सिंह जी, 3 जो लोकसभा सीट है कल उस पर मतदान होना है, गांधी में भी उपचुनाव होना है, कहां देख रहे हैं अपने पार्टी को और किस तरीके से बीजेपी या फिर एनडीए के कुनबे को देख रहे हैं आप? देखिए, जनता का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है और देखिएगा इस चुनाव जो है बड़े बदलाव के रूप में देखा जाएगा और झूठ और फरेब और द्वेष की राजनीति करने वाली एक बड़ी राजनीतिक पार्टी उसको जनता दरकिनार करेगी। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजसू से हमारे साथ ज्ञान सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी, क्योंकि देखिए इन 3 सीटों पर काफी हमने देखा है, चतरा सीट पर भी घमासान मचा, यहाँ तक कि प्रत्याशी बदलने तक की बात हो गई और अब गांधी उपचुनाव बेहद खास है क्योंकि इसलिए यहाँ पर एक बड़ी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन लोग मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब जनता के बीच हम जा रहे हैं तो उनका जिक्र बेहद हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो एनडीए के जो हम लोग के जो प्रत्याशी हैं, चतरा की सीट पर तो इंडी गठबंधन वाले लोग कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ सब करके बैठे हुए हैं। ये लोग का तो आपस में ही अब पहले से क्लियर नहीं है कि करना क्या है और किसको आगे बढ़ना है। बाराती तैयार है, दूल्हा का पता नहीं है। तो एनडीए गठबंधन का तीनों सीट पर बहुत ही अच्छा तैयारी है और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। चलिए, प्रतुल शाहदेव जी, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ भी तो हमने देखा कि खूब घमासान हुआ और लोगों ने कहा कांटे की टक्कर होगी, लेकिन क्या कहता है बीजेपी? नहीं, कोई टक्कर नहीं है हमारी और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। और ये कह रहे थे कि जहांगीर आलम और वीरेंद्र राम का क्या कनेक्शन है। वीरेंद्र राम और माफ कीजिएगा आलमगीर आलम जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, मैं आपको 15/11/2023 के एक सरकार का लिखा हुआ पत्र का रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसमें सरकार के जल संसाधन विभाग ने लिखा था कि वीरेंद्र राम के ऊपर एफआईआर किया जाए ईडी के आदेश के आलोक में। 15/11/2023 सुष्मिता जी, ये मई का महीना चल रहा है, आज तक एफआईआर नहीं हुआ और उसमें यह भी लिखा था कि विधि विभाग का परामर्श हो गया है और ये लेटर वो है। तो आप बताएं कि जब इस तरह का ये पत्र लिखते हैं और एफआईआर 6-6 महीने तक आलमगीर आलम साहब के कहने पर यह विभाग दबा कर रखता है और ये पत्र जब सार्वजनिक हो जाता है तो कोई जवाब नहीं होता, तो भ्रष्टाचार है। तीनों सीट हमारी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इस बार हम खुद से लड़ रहे हैं कि पिछले बार के मार्जिन को कितना इम्प्रूव करेंगे और हमें लगता है कि बहुत बड़े टारगेट से मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। कहते हैं ना टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। टीना
टू नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा झारखंड एक होकर वोट कर रहा है। गांधी उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? कल्पना सोरेन वहां से इस बार है, क्योंकि देखिए सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप लोगों ने ही आरोप लगाया था कि यहां से कल्पना सोरेन को लड़वाया जाएगा, और वैसा ही कुछ देश देखने को मिला। गांधी में उपचुनाव के परिणाम को कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी विधानसभा का जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था उस समय हमने कहा था कि इनको लड़ाया जाएगा कल्पना सोरेन को। देखिए, और आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया 2019 में हमारा गठबंधन आजसू के साथ नहीं हुआ था, हमें भी नुकसान उठाना पड़ा था, आजसू को भी नुकसान उठाना पड़ा था। मैं इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 2019 में गांधी विधानसभा उपचुनाव के अगर आजसू और बीजेपी के वोटों को जोड़ दे तो हम उस समय भी इनके तथाकथित लहर में 8000 वोट से आगे थे। और जो बार बार जेएमएम कहती है झारखंड हमने दिलाया ना, झारखंड तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलाया, लेकिन झारखंड आंदोलन को जोड़ और झारखंड आंदोलन में मारक क्षमता 80 के दशक में आजसू के आने के बाद हुई, और आजसू जेएमएम के छात्र ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिसका उदय हुआ था, बाद में जिसने जेएमएम की करप्ट पॉलिसीज के कारण खुद को एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया। उसके पहले कहा था साहब झारखंड आंदोलन कभी कभार होता था, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, उनको तो इन्होंने भुला दिया, अब सिर्फ सोरेन परिवार है। तो हमारा मानना है कि जिस समय कल के शाम को वोटिंग हो जाएगी झारखंड के आधे सीटों पर सुष्मिता हम काबिज हो जाएंगे और कल्पना सोरेन बड़ी हार के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगे। अमृत सिंह जी, क्योंकि देखिए प्रतोष आदेश जी ने कल्पना सोरेन को लेकर ये जो बयान दिया कि एक राजनीति की शुरुआत इनकी हार के साथ होगी, गांधी उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? गांधी उपचुनाव से पहले मैं एक विषय पे अपनी बात रखूंगा जी। इन्होंने कहा कि जो झारखंड आंदोलन है ये झारखंड आंदोलन आजसू के बाद शुरू हुआ। इनको थोड़ा सा मारक क्षमता की बात कर रहे हैं। देश आजाद हुआ जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में पहली बार जिसको मिला लिया अपने साथ, झारखंड आंदोलन की बात हुई, जिनको मिला लिया उसको ये भुला रहे हैं। 60 के दशक में उनको विलय कर लिया, यह आंदोलन खरीद लिया, आंदोलन चलते रहा, उसके बाद बुला रहे हैं। दूसरी बात, गांडे आपने खरीदा है आंदोलन को, मैंने आपको अलग अपनी बात रखे। ज्ञानचंद्र जी, अमृत सिंह जी को बोलने दीजिए क्योंकि सभी को अपना समय मिला है बात करने हैं। जी, कर ले। जयपाल सिंह के झारखंड पार्टी का कांग्रेस ने विलय करा। उन्होंने जो कहा गांडे उपचुनाव की बात कही थी, हाँ अमृत सिंह जी, गांडे उपचुनाव की जो बात कही थी, हम वहां बड़ी मार्जिन से जीत। थोड़ी देर आंदोलन की बात कीजिए। दूसरा विषय मैं जो रखने जा रहा हूं, कहते हैं कि जो आपका जो बढ़िया लीडर होता है उसको आखिरी में उतारो। आपने रांची में देखा कि प्रधानमंत्री का एक रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री कहाँ आए, हरमू किशोरगंज होते हुए एक रोड शो कर लिया। ये किसने, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि आपको फिर से प्रधानमंत्री से बड़ा लीडर है क्या अमित शाह? आप अगर ये मान रहे हैं तब तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होगा। आप अमित शाह को लेकर आते हैं छुट्टियां, यह क्या दिखाता है? आप कमजोर हुए हैं, आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। आखिरी में का प्रयोग किया जाता है। आपके प्रधानमंत्री के बाद गृह के मंत्री के बाद आप रक्षा मंत्री ले आइए, रक्षा मंत्री के बाद आप राहुल गांधी मंत्री लेते आइए। तो क्या दिखाता है? आपके प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है। यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री छठी बार क्यों आ रहे हैं? क्या ये डर है बीजेपी के अंदर? इनका सवाल। लोकतंत्र की खूबसूरती एडमायर कीजिए सुष्मिता जी, अंतिम आदमी से कनेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं कि एक सभा आया और रस्म अदायगी की और उसके बाद फरार। चलिए, लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहा है बीजेपी, और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि शायद ये डर, शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री का आगमन होता है, गृह मंत्री का आगमन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के स्पेशल डिबेट में, और भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।